आज से हम आप लोगों का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में आप लोग कक्षा 12 का जो सेकेंड पार्ट है उसे हम लोग पढ़ेंगे आज से। सबसे पहले आप लोग का जो सेकेंड पार्ट का लेसन नंबर 9 है वो आपका है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र। इसे ही हम लोग आज से शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फिजिक्स हम आपको कैसे पढ़ाएंगे और आप लोगों को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको हम बता दें कि जितनी भी परिभाषाएं होंगी, जितनी भी आपकी परिभाषाएं होंगी या महत्वपूर्ण नोट्स होंगे उसे हम मौखिक रूप से आपको बताएंगे। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे नहीं और आपको वो चीज़ स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखेगा, तो वहाँ से आप लोग चाहें तो याद कर लीजिए या फिर आप चाहें तो उसे नोट भी बना सकते हैं उसका देख करके। और आपको जितनी फिगर वाली चीज़ें हैं या डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, उसे हम लोग इस ब्लैक बोर्ड पे समझेंगे। तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आएंगी, या हो सकता है कि आपको कोई ऐसा प्रश्न हो जो मन में आपके आ रहा हो, तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपका हफ्ते भर का जो कमेंट्स होगा उसे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसका हर संडे को, और उसमें आपके हर सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और एक चीज़ आप लोग अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि रोज़ का यानी कि 30 मिनट का 35 मिनट का जो भी आपका वीडियो है उसे आप लोग रोज़ देखिएगा और उतना रोज़ क्लियर करते चलिएगा। आपका हमको उम्मीद है कि आपका जो ये फिजिक्स का बुक है ये आपका हम अक्टूबर नवंबर तक आपका समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर रिपीट कर लेंगे। और आपको एक चीज़ और बताएं कि बीच बीच में यानी कि एक हफ्ते के बाद आपका हम टेस्ट भी लेते रहेंगे। वो टेस्ट का आपका तरीका कैसा होगा ये हम लोग आगे जानेंगे वीडियो में। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका जो लेसन है वो लेसन है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं। प्रकाश के बारे में जितनी भी आपको जानकारी है वो आपको पहले की है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश का परिभाषा क्या होता है तो आप लोग बताते हैं कि प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु देख सकते हैं, या फिर आप लोग ये बताते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें कोई वस्तु देखने में सहायता प्रदान करती है। लेकिन हम लोग अब इंटर लेवल पे एक इसकी अलग परिभाषा पढ़ेंगे जो कि व्यापक रूप का होगा। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेवलेंथ होता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है, वो आपका कई नैनोमीटर से कई हजार नैनोमीटर तक होता है। लेकिन इसमें एक निश्चित रेंज है जिसके बीच में अगर किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेवलेंथ है तो हमें वो दिखाई देगा, उसे ही हम लोग प्रकाश कहते हैं। तो वो चीज़ आपका है लगभग 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। अगर किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, अगर वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के रेंज में है तो आपको दिखाई देगा, यानी कि मानव नेत्र उसके लिए सुग्राही होंगे। ठीक है, तो इतनी तरंग दैर्ध्य वाली जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो आपकी प्रकाश कहलाती हैं। तो प्रकाश का परिभाषा क्या हो गया, ऐसी वैद्युत चुंबकीय तरंगें जिसकी तरंग दैर्ध्य लगभग 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रकाश के बारे में। अच्छा, आपकी जो इससे अधिक होती हैं यानी कि 750 नैनोमीटर से जो वेवलेंथ अधिक होती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रावायलेट तरंगें यानी पराबैंगनी किरणें। ठीक है, और जो 400 नैनोमीटर से कम की होती हैं उसको हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड किरणें यानी
अवरक्त किरणें। ये किरणें हमको दिखाई नहीं देती हैं, न तो पराबैंगनी किरणें और न ही अवरक्त किरणें, क्योंकि इसके लिए हमारी जो नेत्र है वो सुग्राही नहीं है। अब अगला टॉपिक आपका है किरण। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, तो जो प्रकाश का मार्ग होता है, जो प्रकाश का मार्ग होता है उसे ही हम कहते हैं प्रकाश की किरण। आप लोग ध्यान देंगे कि किरण को दर्शाने के लिए सिंबल ये है, एक लाइन रहेगी और एक तीर रहेगा। तीर आपको बताएगा कि प्रकाश किस ओर से किस ओर गमन कर रही है, जा रही है। ठीक है। अब आपका जो अगला टॉपिक है किरण पुंज है। क्या है? किरण पुंज है। किरण पुंज क्या है? आप लोग जानते हैं पुंज में समूह होता है, किरणों का समूह। तो प्रकाश की किरणों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे आप लोग एक चीज कंफर्म कर लीजिए कि प्रकाश किरण कभी भी अकेली नहीं होती है, यानी कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो हमेशा समूह के रूप में ही होती हैं। ठीक है। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, आपको एक चीज और बता दें इसमें प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश के बारे में कई परिभाषाएं प्रचलित हैं, जैसे कि प्रकाश एक किरण के रूप में भी होती है, प्रकाश तरंग के रूप में भी होती है, प्रकाश कण के रूप में भी होती है। तो हम लोग इसकी बारी बारी से अध्ययन करेंगे लेसन वाइज। इस पूरे लेसन में यानी लेसन नंबर 9 में हम केवल प्रकाश का किरण रूप ही देखेंगे। फिर आगे के लेसन में हम लोग देखेंगे प्रकाश का तरंग रूप, और फिर उसके आगे के लेसन में हम लोग देखेंगे प्रकाश का कण रूप यानी पार्टिकल पार्ट। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग हमेशा ध्यान से पढ़ते रहिए। इस लेसन में हम लोग केवल प्रकाश का किरण रूप देखेंगे और प्रकाश के जो गुण हैं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से जो कि अपारदर्शी हो और चिकना हो, अगर उससे टकरा कर पुनः उसी माध्यम में यानी जिस माध्यम से आई है अगर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो किरण आती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, जो किरण वापस जाती है लौट के उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर यह किरण आती है इसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण, क्योंकि ये परावर्तन के पश्चात जा रही है। इसका नाम क्या है? आपतित किरण, क्योंकि ये किरण आ रही है। ठीक है। जिस बिंदु पे आ रही है इसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है। जिस तल से इसका परावर्तन हो रहा है इस वाले तल को हम लोग कहते हैं परावर्तक तल, परावर्तक तल। ठीक है। अब यदि हम लोग आपतन बिंदु से और इस परावर्तक तल के लंबवत एक लंब खींच दें तो आप लोग इसे कहेंगे अभिलंब। आपको ध्यान देना है कि अभिलंब जो भी होगा वो हमेशा परावर्तक तल के लंबवत होगा और आपतन बिंदु से होकर जाएगा, तभी उसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे, नहीं तो इसे हम लोग अभिलंब नहीं कहेंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि आपतित किरण इस अभिलंब के साथ, आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो भी कोण बनाएगी उसे हम कहेंगे आपतन कोण, और उसे दिखाएंगे स्मॉल आई से। स्मॉल आई से क्यों दिखाएंगे? क्योंकि आपतन कोण का जो इंग्लिश होता है वो होता है इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंस एंगल, इसलिए आपका ये हो गया आई। और ऐसे ही परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, और उसे दिखाएंगे स्मॉल आर से। आर से क्यों? क्योंकि आर मीन्स होता है रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन एक होता है, या बहुत से बच्चों के मन में शंका होती है कि आपतित किरण और दर्पण के बीच भी जो कोण बनता है उसे भी हम लोग कहते हैं
आपतन कोण, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो आपका आपतन कोण नहीं होता है। आपतन कोण के लिए आपको ध्यान देना है हमेशा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनना चाहिए। परावर्तन कोण के लिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनना चाहिए। ठीक है, परावर्तन के लिए एक और कंडीशन लागू है कि आपका जो तल हो वो चिकना रहे और एक ओर से पॉलिश किया रहे या फिर अपारदर्शी रहे, तभी आपका परावर्तन संभव होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, ठीक है, तो परावर्तन के जो आपका नियम है वो 2 नियम है। ये भी आप लोगों को हाई स्कूल से ही पता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। पहला जो नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में या तल में होते हैं। ठीक है, आपका जो सेकंड नियम है, दूसरा नियम है, वो है आपतन कोण यानी कि I, परावर्तन कोण यानी R, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये जो नियम है वो फिक्स है, यानी कि जो आपका पहला नियम है वो पहला ही रहेगा, जो दूसरा नियम है वो दूसरा ही रहेगा। कभी भी आप पहले नियम को दूसरा नियम में नहीं बोल सकते हैं और ऐसे ही दूसरे नियम को पहले में नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद है आपका प्रकाश का विसरण। प्रकाश का विसरण क्या है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आपका प्रकाश का परावर्तन है ये नियम से होता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन में 2 नियम का पालन होता है जो परावर्तन के नियम है। लेकिन मान लीजिए कि आपका परावर्तन का नियम न लागू हो, जैसे कि ये आपका जो चिकना तल है ये चिकना न होकर आपका खुरदुरा हो जाए। अगर ये तल हमारा खुरदुरा हो जाए तो जो आपकी आपतित किरण होगी वो उतने ही एंगल पे परावर्तित न होकर किसी अन्य एंगल पे निकल जाएगी, यानी कि इसका जो परावर्तन होगा एक ही दिशा में न होकर कई दिशाओं में होंगी। तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का विसरण। यानी कि प्रकाश का विसरण का जो आपका परिभाषा होगा वो क्या होगा कि यदि प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन न हो या फिर प्रकाश के परावर्तन में जो आपका चिकना तल है वो चिकना न होकर कोई खुरदुरा तल रहे, तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा एक ही दिशा में न होकर कई दिशाओं में होने लगेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब आपको प्रकाश का विसरण कहते हैं। प्रकाश के विसरण को हम लोग ये भी कहते हैं प्रकाश का अनियमित परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का अनियमित परावर्तन। आपको जो नोट करने वाली बात है इसमें कि हम लोगों को जो वस्तुएं दिखलाई देती हैं वो प्रकाश के विसरण के कारण ही दिखलाई देती हैं। ये आपको नोट करने वाली चीजें हैं। प्रकाश के विसरण के कारण ही हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। अगर प्रकाश का विसरण नहीं होता, यानी कि प्रकाश का परावर्तन चिकने तल से होने लगेगा, तो वहां पर आपको केवल चमक महसूस होगी और वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब आपका आगे है गोलीय दर्पण। तो गोली दर्पण से पहले हम लोग समझते हैं दर्पण को। ठीक है, आपका जो दर्पण है, दर्पण भी आप लोग जानते हैं अच्छे से, हम यहाँ पे एक बार हल्के से रिपीट कर दे रहे हैं। दर्पण ऐसी चीज है, यानी कि कांच की बनी हुई ऐसी पतली सी वस्तु है जिसमें एक भाग पर उसके पॉलिश कर देंगे हम लोग, कलई कर देंगे, और एक भाग को खुला छोड़ देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। लेकिन आपको जो खुला हुआ भाग है, छूटा हुआ जिसपे पॉलिश नहीं किया गया है, वो आपका कैसा होना चाहिए, वो आपका चिकना होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इस परिभाषा से हम लोग 2 तरह के दर्पण बना सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि एक समतल है और एक गोलीय है, तो आपको दर्पण कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, एक गोली दर्पण है और एक समतल दर्पण। इसमें आप देखेंगे ये आपका पॉलिश वाला भाग है और ये आपका परावर्तक भाग है। इसमें ये पॉलिश वाला भाग है और ये वाला
परावर्तक भाग है। तो आपको बता दें कि दर्पण के जो भी नाम होते हैं उसके परावर्तक तल के नाम से जाने जाते हैं, न कि उसके पालिश वाले भाग से। यानी कि इस वाले दर्पण का जो परावर्तक तल है वो गोलीय है, तो इसका नाम क्या हो गया, गोली दर्पण। और इस वाले दर्पण का परावर्तक तल कैसा है, समतल है, तो इसका नाम हो गया समतल दर्पण। ये हमारा हो गया समतल दर्पण और ये हो गया हम लोगों का गोलीय दर्पण। तो आपको दर्पण के कितने प्रकार समझ में आ गए, 2 प्रकार। लेकिन अगर हम फिर देखें तो आपका जो गोलीय दर्पण है इसके भी 2 प्रकार हो सकते हैं। कैसे कि जो हम पालिश कर रहे हैं वो हम चाहें तो उभरे वाले भाग पे करें, और अगर हम चाहें तो इसके जो दबा हुआ भाग है उस पर करें। तो आपका गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। ठीक है। अब इसमें आप लोग अगर ध्यान दें तो एक भाग उभरा हुआ है और एक भाग दबा हुआ है। इसमें भी एक भाग उभरा हुआ है और एक भाग दबा हुआ है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में एक ही अंतर है कि इसमें पालिश उभरे वाले भाग पे किया गया है और इसमें पालिश दबे वाले भाग पे किया गया है। तो हम लोगों को दर्पण का नाम जो रखना है कैसे रखेंगे, आप लोग जानते हैं कि दर्पण का नाम जो रखना है वो रखेंगे हम लोग परावर्तक तल से। तो यहाँ पे इसका परावर्तक तल है दबा हुआ, और आप लोग जानते हैं दबे हुए तल को हम लोग कहते हैं अवतल। तो इस दर्पण का नाम क्या हो गया, अवतल दर्पण। इसका नाम क्या हो गया, अवतल दर्पण। और आपका इसमें देखेंगे इसका जो परावर्तक तल है ये आपका उभरा हुआ है, उठा हुआ है। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उठा हुआ तल यानी उत्तल दर्पण। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यदि हमारा दबे वाले भाग से परावर्तन होगा तो उसे हम कहेंगे अवतल यानी दबा हुआ तल, और अगर हमारा प्रकाश का परावर्तन उभरे वाले तल से होगा तो उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है। चलिए हम लोग इसका चेक करते हैं, आप लोग बताइए देख करके कि इसमें कौन सा दर्पण अवतल है और कौन सा दर्पण उत्तल है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए दर्पण को, फिर हम जब पूछेंगे तो आप लोग जवाब दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी लिखिएगा। ठीक है। तो ध्यान से आप लोग फिगर को देख लीजिए। ये आपका फिगर नंबर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है और ये फिगर 4 है। ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, बताइए पहला जो आपका फिगर है वो किस दर्पण का है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिएगा सबका, इसे हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है। आप लोग बताइएगा, अगर ना समझ में आए तो उसे भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आपका जो पहला परिभाषा है वो है दर्पण का ध्रुव। ध्रुव यानी पोल, और इसको हम लोग दर्शाएंगे कैपिटल P से, दर्पण का ध्रुव। तो चलिए देखते हैं। दर्पण है यदि कोई मान लीजिए आपका, तो दर्पण में जो परावर्तक तल है, जहां तक पालिश किया है वहां से ही आपका क्या होगा, दूसरी ओर से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो हम लोग देखेंगे कि जो दर्पण का परावर्तक तल है उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। यानी कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, और उसे हम लोग कैपिटल P से दर्शाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको ऐसे पूछ दिया जाए किसी कंपटीशन में या कहीं पर भी कि ये आपका है दर्पण, तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा इसका ध्रुव होगा, बिंदु A होगा या बिंदु B होगा या बिंदु C होगा या बिंदु D होगा। तो आप लोग क्या बताएंगे, देखिए बहुत से लोग तो बताएंगे कि इसका जो आपका मध्य बिंदु बिंदु C है, तो आपका दर्पण का जो ध्रुव है इसका बिंदु C होगा। लेकिन आप लोग परिभाषा को ध्यान से सुनिए कि परिभाषा है कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, तो पालिश आपका यहीं तक किया गया है
तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा केवल यहीं से होगा, और इसका जो मध्य बिंदु होगा उसे हम ध्रुव कहेंगे। तो आपका जो बिंदु बी है वो आपका ध्रुव हो जाएगा। नंबर 2 पे आपका आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मीन्स वक्रता। इसे हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल सी से। तो आप लोग जानते हैं गोली दर्पण जो है किसी खोखले गोले से ही बना होगा, यानी पहले एक खोखला गोला रहा होगा, उसके हम किसी भाग को काट दिए होंगे और आपका ये क्या बन गया, गोली दर्पण बन गया। तो जिस खोखले गोले से वो मिलकर बना होगा उसका कोई केंद्र भी होगा, उसके केंद्र को यानी गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो गई, कोई गोली दर्पण जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। अब आपका जो अगला परिभाषा है वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसे हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल आर से। इसे हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल आर से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसकी आप लोग चाहें तो 2-3 परिभाषाएं अपने हिसाब से बनाकर दे सकते हैं। जैसे पहला आपका क्या है कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है उसके त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या तो फिर आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को भी हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। ये सब बातें और परिभाषाएं आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। केवल आपका ये हो गया कैपिटल आर, यानी कि सी और पी के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, तो चलिए देखते हैं मुख्य अक्ष में हम लोग जो मुख्य अक्ष की परिभाषा है वो आपका है परिभाषा कि ऐसी कोई काल्पनिक रेखा जो कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाए उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। ये आपका ध्रुव हो गया, ये मान लीजिए कि वक्रता केंद्र हो गया। तो कोई काल्पनिक रेखा रहे जो इससे होकर जाए उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष कहेंगे। अब मुख्य अक्ष के लिए आपकी जो प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न वो ये हो सकता है किसी दर्पण के मुख्य अक्ष की संख्या कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 अनंत। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर जो परिभाषा है उसी में आपका इसका आंसर भी छिपा है। परिभाषा क्या है कि ऐसी काल्पनिक रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाए उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर हम लोग 2 बिंदु की बात कर रहे हैं, सी और पी की। तो आप लोग जानते हैं मैथ का एकदम बेसिक सा नियम है कि 2 बिंदु से केवल होकर केवल एक ही रेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो यहाँ पर भी मुख्य अक्ष केवल एक ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो किसी भी दर्पण में मुख्य अक्ष की संख्या केवल 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। अब जो आपका अगला हेडिंग है वो है नंबर 5 पर आपका हेडिंग है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को हम लोग केवल फोकस भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं हम लोग। मुख्य फोकस को समझने से पहले हम लोग एक बात और समझ जाएं
वो क्या है कि अवतल दर्पण आपका ऐसा दर्पण होता है कि यदि इसमें मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, ये आपका सी हो गया, ये पी हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आपकी कोई भी प्रकाश की किरण अगर आती हुई प्रकाश पर आपतित होगी तो वह टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को कहीं मिलेगी। जितनी भी समांतर किरणें आएंगी सभी एक ही बिंदु पर मिलेंगी आकर के, ठीक है। तो इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस या केवल फोकस कहते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हमेशा आप लोग कहीं भी किरण को भेजेंगे तो इस तीर का प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि इस तीर से ही हम लोगों को ये मालूम चलेगा कि प्रकाश किधर से आ रही है और किधर जा रही है। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या हो गई, इसे हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल एफ से, कि किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण में आपका क्या होगा कि उत्तल दर्पण में ये मिलेंगी नहीं, ठीक है, ये मिलेंगी नहीं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है कोई प्रकाश की किरण तो ये फैल जाती है, लेकिन आपको जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से फैलती हुई आपको प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो उत्तल दर्पण के लिए आपका क्या हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और आपका अगला जो है परिभाषा वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी इसे हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि फिजिक्स में जितने भी सिंबल यूज होते हैं वो जिस प्रकार से लिखे गए हैं किताब में आप लोग वैसे ही यूज किया कीजिए। अधिकांश जो सिंबल होते हैं वो अंग्रेजी अक्षर के जो आपके छपाई के अक्षर होते हैं बड़े और छोटे वही यूज किए जाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो एफ को ऐसे भी लिखते हैं। तो ये सब आपका क्या है, गलत है, क्योंकि जैसे आपको सिंबल लिखा गया है वैसे ही आप लोग यूज करेंगे। तो मुख्य फोकस की परिभाषा फोकस दूरी की परिभाषा क्या होती है, सिंपल सी परिभाषा है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। ये फोकस दूरी पॉजिटिव होती है कि निगेटिव होती है ये हम लोग जानेंगे चिन्ह परिपाटी में, आगे आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि किस दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है और किस दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका जो अगला भाग है उसे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग खूब अच्छे से इसे रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग रोज एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसको पढ़ते चलेंगे। आपका जो नवंबर दिसंबर तक है कोशिश करेंगे कि आपका अक्टूबर नवंबर तक समाप्त हो जाए फिजिक्स, इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। बीच बीच में आपका टेस्ट भी हम लेते रहेंगे और आप लोग उसमें बताइएगा, अच्छे से हल कीजिएगा, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी हो रही हो उससे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।